इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तमाम सारे उन शिक्षा आयोगों के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। किस किस नाम से कौन सा शिक्षा आयोग रहा, किस वर्ष लाया गया और उस आयोग की क्या मुख्य सिफारिशें रहीं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉमसन आयोग की। जेम्स टॉमसन आयोग या प्लान 1843 का वर्ष था, जब लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल था। एलन बरो आपको याद होगा 1842 से 44 का दौर जब गवर्नर जनरल के तौर पे लॉर्ड एलन बरो है। मुख्य सिफारिशें क्या रहीं टॉमसन योजना की? तो यह देशी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना थी। अर्थात प्रश्न बनता है, पूछा गया है कि मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शिक्षा को समर्पित था। टॉमसन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह देशी भाषा के द्वारा ग्रामीण शिक्षा को विस्तृत करने की यह योजना रही। और परिणाम क्या निकला? तो अंग्रेजी भाषा केवल कॉलेजों तक सीमित रह गई और एक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। तो एक और महत्वपूर्ण बात कि एक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस शिक्षा योजना का यह परिणाम था? तो टॉमसन योजना का परिणाम था कि एक शिक्षा विभाग का गठन किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या मुख्य सिफारिश क्या थी? तो देसी भाषा के द्वारा ग्रामीण शिक्षा का प्रोत्साहन करना। इसी प्रकार चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था और लॉर्ड डलहौजी का यह समय काल था जब गवर्नर जनरल के तौर पे लॉर्ड डलहौजी रहा। कंपनी के अधीनस्थ 5 प्रांतों में जन अनुदेश अर्थात लोक शिक्षा, जन अनुदेश अर्थात लोक शिक्षा के लिए एक विभाग खोला जाए। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उच्च शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम अंग्रेजी बताया गया। स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। अर्थात कुल 4 मुख्य सिफारिशें चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पहली जो सिफारिश रही कि कंपनी के अधीनस्थ 5 प्रांतों में जन अनुदेश के लिए एक विभाग खोला जाए। अर्थात एक लोक शिक्षा विभाग कहां पे? 5 प्रांतों में प्रांतीय स्तर पे लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का प्रावधान। इसके अलावा कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। यह भी चार्ल्स वुड डिस्पैच या योजना की मुख्य सिफारिशों में से एक। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा का सबसे बेहतर माध्यम बताया गया, अंग्रेजी माध्यम उच्च शिक्षा का। और इसके साथ साथ चौथी महत्वपूर्ण बात, स्त्री शिक्षा पर भी चार्ल्स वुड डिस्पैच में बल दिया गया था। तो कुल 4 मुख्य बातें सिफारिशों के तौर पे चार्ल्स वुड डिस्पैच में देखने को मिलती हैं। अब परिणाम क्या रहा? इन्होंने सिफारिश तो कर दिया, इस आयोग के द्वारा सिफारिश तो इन 4 मुख्य मुद्दों की गई। परिणाम क्या निकला? तो 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो ये 2 मुख्य परिणाम चार्ल्स वुड डिस्पैच के देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार ये जो हंटर शिक्षा आयोग है, विलियम हंटर नाम है, WW हंटर। हंटर शिक्षा आयोग कब? 1882 की बात है, 1882-83, जब लॉर्ड रिपन वायसराय के पद पर आसीन थे, तब यह हंटर शिक्षा आयोग लाया गया था। सिफारिशों में देखा जाए तो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक ही यह अपनी सिफारिशें किया हुआ था आयोग। फिर से इसकी जो सिफारिशें थी वह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थी। एक महत्वपूर्ण बात प्रश्न पूछा हुआ है। दूसरी बात कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में, जबकि निजी प्रयासों को भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना चाहिए। अर्थात सिर्फ सरकारी प्रयास के माध्यम से ही शिक्षा का प्रचार प्रसार न हो, बल्कि निजी माध्यम को भी प्रोत्साहित करना आवश्यक है। स्त्री शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध का निर्देश। यहां भी कुल 4 सिफारिशें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। परिणाम क्या निकला? तो पाश्चात्य ज्ञान के अलावा भारतीय और प्राच्य भाषाओं के पठन पाठन में विशेष रुचि देखने को मिली। 1882 में पंजाब, जबकि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुए। हंटर शिक्षा आयोग
के बाद इस प्रकार के नए कुछ बातें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रैले आयोग की बात किया जाए, टॉमस रैले 1902 में रैले आयोग, जब लॉर्ड कर्जन वायसराय रहे, कर्जन के समय काल में रैले आयोग का गठन। सिफारिशों की बात किया जाए, इसकी सिफारिशें जो थी वह विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। ठीक वैसे ही जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रही हंटर समिति की सिफारिशें, वैसे ही रैले आयोग की जो मुख्य सिफारिशें रही वह यूनिवर्सिटी लेवल तक की शिक्षा तक सीमित रही। विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए, अर्थात विश्वविद्यालय स्वयं अपने यहां नियुक्ति कर सकता है टीचर्स की शोध के लिए चाहे अध्ययन के लिए। इसके अलावा गवर्नर को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। परिणाम क्या निकला इस आयोग की सिफारिशों का? आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, और यह जो अधिनियम पारित किया गया तो विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। यह रैले आयोग की सिफारिशों का परिणाम था। फिर से रैले आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर ही 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। न जाने कितनी बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। कर्जन ही इस समय काल में कर्जन ही वायसराय है। प्रश्न ऐसे भी पूछा हुआ है, रैले आयोग का गठन किसके समय काल में हुआ था? कर्जन के समय। 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय? कर्जन के समय। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। इसके अलावा सैडलर आयोग की बात, सैडलर आयोग का गठन कब हो रहा है? 1917 में। 1917 में गठन हो रहा है, 1919 में इसकी रिपोर्ट्स आ रही है। ठीक है, कौन था इस समय वायसराय? तो भाई जब सैडलर आयोग का गठन हुआ तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के पद पर रहे। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए स्वायत्तपूर्ण संस्थाओं की स्थापना तथा व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया। अर्थात यह जो सैडलर आयोग है इसकी सिफारिशों में मुख्य मुद्दे क्या रहे? तो प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक के मुद्दों पर इसने सिफारिश अपनी किया हुआ था। इसके अलावा महिला शिक्षा को भी इसने अपनी रिपोर्ट में महत्व दिया हुआ था। व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, इसको भी अपनी सिफारिशों में स्थान दिया हुआ था। तो कुल सिफारिशों में तीन प्रमुख बातें कि प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक क्या क्या कुछ सुधार होने चाहिए उस मुद्दे को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर के और व्यावहारिक शिक्षा को लेकर के। परिणाम क्या निकला? तो 1916 से 1919 के बीच कहां कहां पे? मैसूर में, पटना में, बनारस में, अलीगढ़ में, ढाका में, लखनऊ में, उस्मानिया अर्थात हैदराबाद में विश्वविद्यालय खोले गए। सैडलर आयोग की रिपोर्ट आ रही है, हालांकि उसके पहले ही 1916 में भी 2-3 यूनिवर्सिटी यहां पे खुल चुकी हैं, 1916 में ही। लेकिन सैडलर आयोग 1917 में गठन, 1919 में रिपोर्ट्स, उसके बाद 1920-21 का जो दौर रहा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोली जाती हैं भारत में। इसके अलावा हार्टोंग का पूरा नाम है सर फिलिप हार्टोंग। 1929 में जब लॉर्ड इरविन वायसराय के पद पे था तो हार्टोंग कमेटी का गठन हुआ था 1929 में। मुख्य सिफारिशों में क्या रहा? तो प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया, परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की नीति की निंदा की गई। अर्थात प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया गया, प्राथमिक शिक्षा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इस बात को स्वीकार किया गया। लेकिन परंतु शीघ्र प्रसार, मतलब प्राथमिक शिक्षा का तुरंत ही देश भर में प्रचार प्रसार हो जाए, शीघ्र प्रसार और अनिवार्यता की नीति की निंदा की गई। ठीक है, इसने सुधार व एकीकरण की नीति की सिफारिश की। कुल मिला करके बहुत महत्वपूर्ण यह नहीं है, लेकिन बस आपको यह याद रखना है कि फिलिप हार्टोंग कमेटी का गठन 1929 में हुआ था और लॉर्ड इरविन के समय काल में हुआ था। इसको बिल्कुल भूल जाने की बात है, लेकिन ऊपर जो हमने देखा निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखना है। सार्जेंट योजना, जॉन सार्जेंट, पूरा नाम
सार्जेंट योजना कब लाई गई? 1944 में सार्जेंट प्लान लाया गया शिक्षा पर। कब? जब लॉर्ड वेवल वायसराय या गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इस योजना ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। सार्जेंट योजना, एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने की सिफारिश की गई थी इसके द्वारा। फिर से 6 से 11 वर्ष के लिए व्यापक, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने को सिफारिश में बात कही गई थी। इस योजना के तहत उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर देनी थी। यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह वाली बात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए और एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार करना, यह 2 मुख्य सिफारिशें सार्जेंट योजना से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा सार्जेंट योजना के बाद 1948 का वर्ष राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग 1948-49 के बाद, जब लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल है 1948, इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। विश्वविद्यालय शिक्षा पर इस आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय से पहले अर्थात यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के पहले, अर्थात यूजी में प्रवेश लेने के पहले, ग्रेजुएशन के पहले 12 वर्ष का अध्ययन निश्चित रूप से होना चाहिए, अर्थात कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक। ठीक है, 12 वर्ष की शिक्षा के बाद ही यूनिवर्सिटी में प्रवेश होना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए। यह सिंपल सी बात। सामान्य शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए एक विश्वविद्यालय। फिर महत्वपूर्ण बात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होना चाहिए। तो राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश में था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी के गठन। इसके अलावा दूसरी बात यहां पे हमने देखा कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन अनिवार्य, इसमें सिफारिशों में देखा गया था। परिणाम क्या निकला? तो 28 दिसंबर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। यूजीसी का गठन हुआ राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप परिणाम में। और 1956 में एक यह स्वायत्त निकाय बन गया, स्वतंत्र निकाय बन गया। अर्थात 2 बातें यूजीसी को लेकर के कि 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी का गठन हो रहा है, जबकि एक स्वतंत्र निकाय या स्वायत्त बॉडी के रूप में 1956 में यह काम करना शुरू करता है। राधाकृष्ण आयोग के बाद कोठारी आयोग कब? 1964 कोठारी आयोग, डीएस कोठारी 1964 में गठन हुआ। इस आयोग ने शिक्षा पद्धति के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्य अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है। इस आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए 1968 में यह महत्वपूर्ण हो जाता है। 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 इससे संबंधित है, कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों से जुड़ा हुआ। इसके अलावा 1990 की बात किया जाए तो 1990 में एक कमेटी का गठन हुआ, राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति के नेतृत्व में 1990 में, और राममूर्ति समिति के फलस्वरूप ही की सिफारिशों में नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करना, यह महत्वपूर्ण एक बात रही, बस और कुछ भी नहीं। हालांकि नवोदय विद्यालय की शुरुआत 1986 में ही हो गई थी, लेकिन नवोदय विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करना इनकी एक प्रमुख सिफारिश थी। एक और नाम है यशपाल समिति। यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल सबको पता ही होगा। हालांकि प्रोफेसर यशपाल जो रहे, आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक क्रांतिकारी नेता के रूप में भी इनकी प्रसिद्धि रही थी। 2008 यशपाल समिति का गठन 2008 में। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के गठन का सुझाव। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग के गठन का सुझाव। दूसरी बात, डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता को समाप्त किया जाए, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यशपाल समिति का गठन 2008 में हुआ था और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग के गठन का सुझाव दिया गया था इस आयोग के द्वारा, एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात। तो ये कुछ बातें रही, तमाम सारे भारत में आधुनिक काल में गठित किए गए जो भी कुछ शिक्षा आयोग रहे उनको लेकर के 1843 से लेकर के, अर्थात मैकाले माइन्यूट के बाद, मैकाले की रिपोर्ट के बाद 1843 से लेकर के 2008 तक के जितने भी सारे शिक्षा आयोग के गठन हुए, मुख्य सिफारिशें क्या थी उस पर हमने बात किया, और उन सिफारिशों के मद्देनजर क्या परिणाम निकला। तो ये कुल 3 मुद्दे जिसपे हमने चर्चा किया शिक्षा आयोग के संदर्भ में।
आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी काम की बातें हैं निश्चित रूप से वह आपके कॉपी में नोट अवश्य होती होंगी। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।